नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान बल्लभगढ़ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सौगातें दी। मुख्य रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर महिलाओं को सम्मान देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 परियोजनाओं की सौगात दी। 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को बधाई दी और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बल्लभगढ़ को आज 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी गई। एक अच्छा दिन, एक स्मरणीय दिन कि यहाँ 3 परियोजनाएं 22 करोड़ रुपए की इनके उद्घाटन करके जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसमें पहला जो ये स्थान जहां बैठे हैं लघु सचिवालय, और ये भी एसडीएम स्तर के क्षेत्र का लघु सचिवालय, जब मैं अंदर देख करके आया हो तो बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा, जैसे वास्तव में डीसी के सचिवालय के बराबर ये हो गया हो। मैंने उस समय कह दिया था और मेरे कहने की देर थी और पीछे पीछे से कहा कि नहीं, ऐसे सब डिवीजन तो हमारे और भी है, सब जगह ऐसे ही कार्यालय होने चाहिए। अब एक बनवाओ तो फिर साथ में सारे लग जाते हैं, हमारे सब डिवीजन का कार्यालय ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, आगे बढ़ते को देख करके अगर मन में कंपटीशन हो कि हमको आगे बढ़ना है तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। साथ ही फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो एक योजना 2 साल पहले बनी थी और जिस कॉलेज का शिलान्यास हुआ था, आज उस कॉलेज का, छात्राओं के कॉलेज का उद्घाटन किया गया और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि उसका नाम हमारी नेत्री, हरियाणा की बेटी बहन सुषमा स्वराज जी के नाम से उसका नाम रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आज ही मैं अधिकारियों से बात कर रहा था। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर यह बताया कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए गैंगस्टर पर किस तरह से प्रदेश में सख्त कार्रवाई की गई और बताया कि जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर है, वैसे ही यहाँ ताऊ का बुलडोजर भी खूब चला और इंग्लैंड के पूर्व पीएम से मुलाकात का भी जिक्र किया। किसको परेशान कर दे, कुछ लोगों का प्रभुत्व होता था, कुछ लोगों का अपना दबदबा होता था, मंथलियां भी चलती थी, हफ्ते भी चलते थे। ये सारे धंधे बंद करने के लिए हमारा लैंड और स्थिति कैसे ठीक हो, हमने जितने भी पहचान करने में थोड़ी देर लगती है, उनके लिंक बैठाने पड़ते हैं, किसका लिंक है, और फिर एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता। हमने ऑपरेशन किया। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी ये नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर प्रहार किया है। और प्रहार कहां किया? जैसे रावण की जान कहते नाभि में होती है ना, ऐसे इन लोगों की जान पता कहां होती है? इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है। हमने हरियाणा में 350 लोगों की कमर तोड़ी। कुछ लोग तो हमको भी अब वहां कहते बाबा का बुलडोजर, या कहते ताऊ का बुलडोजर, मजाक में कहने लगे। हमने कहते नहीं, गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है, देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। आज भी मेरे पास
इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सुन लिया होगा कैसे नाम, हमने को प्रचार तो अपना ज्यादा किया नहीं, लेकिन कहां से मालूम नहीं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना चाहता हूं, टोनी ब्लेयर आगे मिलने की। और उन्होंने एक ही बात कही कि आपके हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाते बताओ, हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जहां कहोगे, जिस क्षेत्र में कहोगे, उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और साथ ही महिला दिवस के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई। दिया जाएगा कि उनके नाम से एक पुरस्कार दिया होगा, उसका चयन कर रहे हैं, कमेटी है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद उस कंपटीशन में से जो नंबर 1 पर आएगी उनको ये पुरस्कार भी दिया जाएगा। और फिर तीसरा जो प्रोजेक्ट है, जो यहाँ अभी जिसका हम लोग जो आज उद्घाटन किया गया है, वो है रानी की छतरी, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। ऐतिहासिक छतरी है, ये नगर भी बड़ा ऐतिहासिक है। राजा नाहर सिंह जी की रानी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये रानी की, उसके लिए भी पुनरुद्धार करके लगभग 2.25 करोड़ रुपया लगा करके उस ऐतिहासिक स्थान का महत्व ये बना रहे, हमारी सबकी यादगार बनी रहे। ये भावनाओं का विषय है। राजा नाहर सिंह जी का नाम बल्लभगढ़ के साथ बहुत ही एक अपूर्ण रिश्ता है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से भी बातचीत की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए। किया है, जनता को समर्पित किए हैं, उसमें एक लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है, और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें, तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं। और इसी के साथ पूर्वोत्तर के 3 राज्य जिनके चुनाव परिणाम प्राय पूर्ण हो चुके हैं, आ चुके हैं, जिसमें त्रिपुरा और मेघालय, इसमें स्पष्ट बहुमत आया है। और नागालैंड में भी एक प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है, और निश्चित रूप से वहां का जो शासन बनेगा उसमें भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध आया है, हमारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ऐसा तीनों राज्यों में एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी समर्थित ये जो बनी है, इस अवसर पर भी मैं हरियाणा की जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, कांग्रेस मुक्त प्राय हो रही है, हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े लोग विपक्ष के कारण से रहने जरूर चाहिए। मुक्त करने का काम एकदम हम करेंगे, हो सकता जनता कर दे। कार्यकर्ताओं को 3C का नारा दिया है, क्या है? 3C मैंने बताया कि करप्शन फ्री, क्राइम फ्री और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फ्री, और इनके तीनों की जो जनक है कांग्रेस, उसी नाते से कांग्रेस फ्री। मुख्यमंत्री जी, समस्याओं का समाधान कब होगा? सरपंचों की जो समस्या है या फिर उनके वो सुझाव दे रहे हैं कि उनके बजट को बढ़ाया जाए, ई टेंडरिंग को, वो समाधान कब होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी आपने अपने संबोधन में लोकसभा चुनाव पहले, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद, तो क्या पूरी तरह माना जाए कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे? देखिए, मैंने नहीं कहा है कि कोई साथ होंगे। जो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय, और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा, और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो पूरा समय होने के बाद चुनाव अपेक्षित होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई निर्णय यानी चुनाव आयोग करता है तो उनको मान्य है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने
जरूर एक इच्छा व्यक्त की हुई है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है, बड़ा विषय है, सब सहमति से, और जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तब तक शायद अपने आप तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा अवसर बन जाए, कोई विषय उस समय आएगा। अभी समय बहुत है, अभी तो इस विषय को लगभग 1.5 साल बाकी है, तो आज उस बारे में तो इतना ही कहा जाएगा कि समय पर चुनाव हो। लोकसभा का चुनाव भी गिनवाया, विधानसभा का चुनाव भी गिनवाया, पर ये पार्षद बड़े बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, निगम का चुनाव कब होगा? नहीं, मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो वही होगा, सबसे पहले निगम का ही चुनाव होगा, और उसकी जो भी कोई औपचारिकताएं बाकी होंगी, जो हमारा राज्य का चुनाव आयोग है उसमें वार्डबंदी है, उसमें वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के वार्डों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उसके बाद चुनाव बहुत जल्दी होंगे। मैंने बताया ना, उसमें कुछ कठिनाइयाँ थी, उसमें एक तो रिजर्वेशन की कठिनाई थी, रिजर्वेशन का सिस्टम पूरा हो गया है, उसमें कहीं जो BCA का रिजर्वेशन था, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन, कई ऐसे विषय थे जिनको अब धीरे धीरे पूरा करके, और हमारी ओर से, सरकार की ओर से कोई विषय बाकी नहीं है, चुनाव आयोग जब चाहे तब करा सकता है। कांग्रेस कहती है बीजेपी फ्री होगा 2024। नहीं, कहना का तो सबको कुछ भी कहें, जो प्रत्यक्ष हो रहा है, दिखता तो वो है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है वो जो चीजें हैं एक एक सारी ठीक हो रही हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे सीवरेज है, ये लगातार चलने वाले काम हैं। हर काम कोई एक ही समय में सारे इकट्ठे होंगे ऐसा नहीं है। सीवरेज का काम जब होना तो सीवरेज का होगा। बरसात के दिनों में आपको पता है कि सड़कों के काम उस समय हाथ नहीं लगते हैं। कभी भी सड़कों का काम हमेशा फरवरी में शुरू होता है, फरवरी से पहले बरसात के बाद होता नहीं। सर, परिवर्तन यात्रा चल रही है, परिवर्तन यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभय चौटाला चल रही है परिवर्तन यात्रा, यात्राएं चलाने के लिए अच्छा है, एक वातावरण बनता है, वो भी अपना बना रहे हैं। आप में से कोई चाहे तो आप भी करें, जो भी करता है, हमने पिछली बार किया। यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा में तो लोग जो हैं कुछ तो केवल देखने वाले तमाशबीन होते हैं। एक यात्रा पीछे भी निकली थी, उसका भी क्या हुआ है सर, आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। जहां बल्लभगढ़ के लोगों को आज कई बड़ी सौगातें दी गई, तो वहीं प्रदेश की महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, और साथ ही मुख्यमंत्री विपक्ष को भी नसीहत देते हुए नजर आए। और हाल ही में पेश किए गए बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियंका बणी पुनर्वास योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण और कायाकल्प के लिए योजना शुरू करने का यह प्रस्ताव था। इसी को लेकर वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की और योजना को आगे बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा के बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ दिया गया। इसी कड़ी में हरियाणा को हरा भरा बनाने के लिए भी एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, हरियाणा बनी पुनर्वास। हरियाणा बनी पुनर्वास योजना के तहत प्रत्येक जिले में जहां भी संभव हो 10 बणियों तक के संरक्षण और कायाकल्प के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, जो गांवों को अपनी स्थानीय परिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ और सहायता प्रदान करेंगी। प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसी संबंधित बैठक के बाद ये बताया कि प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के जंगल में एक स्थान पर वृक्षों के रोपण के माध्यम से अमृत वन विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है और अगले 5 वर्षों तक उनकी देखभाल भी की जाएगी, जब तक कि वो उचित वन के रूप में विकसित न हो जाएं। कंवरपाल ने यह कहा कि गुरुग्राम और नूहू जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह भारत में इस तरह का सबसे बड़ा पार्क होगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में च्यवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल धोसी की पहाड़ी और भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक को एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, वन विभाग में अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 बणी लगाने के लिए हमें कहा है, तो उसके लिए भी आज एक बैठक रखी थी हमने। तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 200 जगह उन्होंने फाइनल कर ली और अब की बार जैसे ही पौधारोपण होगा तो उस टारगेट को हम पूरा कर लेंगे। दूसरा, हमारे कैंपा और HFDC
के जो कार्य हैं उनके रिव्यू हमने कराया है। क्या क्या कार्य उसमें हो रहे हैं। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी के कार्यों के रिव्यू किया हमने और उसका काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हमारा बन चुका है, लगभग मैक्सिमम बन चुका है। तो अब हमारा प्रयास है कि जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का, कि जो पेड़ अभी तक समाप्त हो गए तो उन पेड़ों को लगाना। तो उसके लिए मैंने विभाग से कहा है कि जो हम अभी ये 200 बड़ी बनाएंगे तो एक तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि कुछ जो वहाँ के परंपरागत पेड़ हैं जो वहाँ नष्ट हो गए, पहले थे अब नहीं है, तो वहाँ हम कम से कम उसमें 10% पेड़ उस प्रकार के लगाएंगे उसमें। ऐसे ही हम प्रयास कर रहे, रेलवे के साथ हमारा MOU साइन होने के आसपास है, हमारी बातचीत चल रही है। अगर वो हमारा रहा तो उसमें भी हम डाइवर्सिटी में काफ़ी मात्रा उसमें हम डाइवर्सिटी को देंगे। तो उसके बारे में सारी बातचीत हुई और जो बजट है उसके बारे में किस प्रकार से उसको सारे को करना। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक घोषणा FIR के लिए यमुनानगर में ज़मीन दी गई थी, नहीं यमुनानगर में घोषणा की गई थी, तो वहाँ ज़मीन है और वो पंचायत है किशनपुरा, उन्होंने प्रस्ताव तो में डाल दिया 35 एकड़ का, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से मामले हैं क्योंकि अपने जो HFDC है उसने उसमें पेड़ लगा रखे और उन्होंने उसकी कुछ पेमेंट भी कर रखी। उसकी एक सोसाइटी भी थी, वो पेमेंट सोसाइटी को कर दी थी, अब सोसाइटी से वैसे पंचायत के पास आएगी, तो वो भी एक विषय था। तो उसके लिए हमने वहाँ के सरपंच साहब थे वो बुला रखे थे और DC साहब भी बुलाए थे और जो सोसाइटी है उससे मेरी बातचीत हुई थी, तो ताकि वो जल्दी से सारा का सारा विषय उलझ जाए, उसके लिए आज की बैठक थी। दूसरा, 3 साल पहले हमने ड्रोन से बीज डाले थे, तो उसमें क्या प्रोग्रेस रही उसके बारे में बातचीत हमने की है और हमने अगली बार टारगेट रखा है कि कुछ काम हम ड्रोन से कराएंगे। फिर भी उसके रिजल्ट तो चले भले ही चाहे उसके कम हों, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी सस्ता है वो और खासकर ऐसी जगह पर हम बीज डालते हैं जहाँ पर आमतौर पर मनुष्य के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल है। तो वहाँ पे हाँ पहाड़ों पे, तो पिछली बार भी हमने उसमें 3 साल पहले काम किया था, तो वो उसके लिए भी आज की बैठक में बड़खल लेक है उसमें 4 द्वारी का मामला था। माननीय जो विधायिका है वहाँ से सीमा त्रिखा जी, तो उन्होंने उसके लिए कहा था, आज उनके लिए बातचीत की। जिसके पास टेंडर है वहाँ का हमने उनसे कहा है कि भी हम पेमेंट दे देंगे, आप इसको कर दें ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए और वहाँ सारा का सारा। इसके साथ ही सफारी है गुरुग्राम में, उसके लिए बातचीत है और साथ ही अथनी कुंड के लिए बातचीत और थीम पार्क है ज्योतिसर, उसके लिए भी। तो उसके हमने टारगेट रखा है अक्टूबर तक उसका काम कंप्लीट कर लेंगे सारा थीम पार्क का और उसका ओपनिंग करा देंगे। इसी तरीके से माधोगढ़, महेंद्रगढ़ और राजा नाहर सिंह की प्रतिमा लगाने वाला मामला जो था उसके बारे में बातचीत हुई। सरकार ने सभी जिलों में 5 से 10 एकड़ भूमि में अमृत वन विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें सीता, अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम, बड़, पीपल, नीम, शमी, देसी आम, वरुण, बेलपत्र आदि सभी पवित्र वृक्ष लगाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों तक ऐसे वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी ताकि वो वन के रूप में विकसित हो सके। शिवधाम समेत सार्वजनिक स्थलों पर त्रिवेणी यानी कि नीम, बड़ और पीपल आदि प्रजातियों के पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। वक्त के साथ प्रदेश के गांवों में बड़ी खत्म हो रही हैं। घनी जंगल नुमा इन बड़ियों को फिर से अस्तित्व में लाने की योजना है। सरकार ने यह तय किया है कि सभी जिलों में कम से कम 10-10 गांवों में बड़ियां स्थापित की जाएंगी और इस योजना को लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने जगहों को चिन्हित किया है। और पेहोवा में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री सहित शिष्टमंडल ने FPO जो पैक हाउस है उसका अवलोकन किया। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत खेती में एक नया आयाम स्थापित करेगी।
कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहोवा में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री सहित शिष्टमंडल ने एफपीओ पैक हाउस का अवलोकन किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल को पेहोवा वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा तलहेड़ी के एफपीओ पैक हाउस में स्वच्छ बीज उत्तरी किसान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत खेती में एक नया आयाम स्थापित करेगी। इस तकनीकी के लिए कृषि प्रधान देश कनाडा और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा एक दूसरे के साथ आधुनिकतम तकनीक मशीनरी को साझा करेंगे और कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन का डेमो पेहोवा कुरुक्षेत्र में दिखाया भी गया। इस डेमो के बाद इस आधुनिक तकनीक की मशीन को भारत सरकार के माध्यम से खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इतना ही नहीं, पेरिस, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देशों में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की तर्ज पर हरियाणा के गन्नौर में 550 एकड़ अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर अलॉट कर दिए जाएंगे। इससे किसानों के उत्पाद विदेशों तक पहुंच पाएंगे और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा और मंडी में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुविधाएं उपलब्ध होने से व्यापारी भी भारी संख्या में वहां पर आएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि कनाडा से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें कनाडा का जो कृषि से सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है सस्काचुन, वहाँ के प्रीमियर जो जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं मिस्टर स्कॉट मॉरी, और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कौंसल जनरल जो कनाडा के चंडीगढ़ में है पैट्रिक हर्बर्ट, और उनके साथ पूरा डेलीगेशन यहाँ आया। और कनाडा की एक कंपनी है क्लीन शीट, जो हम गए थे तब हमने उनसे वार्तालाप भी की। उनकी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन इससे एफपीओ के अंदर होगा और इससे हमारे किसानों को फ़ायदा होगा कि जो उसी मशीनरी को हिंदुस्तान के हिसाब से मॉडिफाई करके हम यहाँ प्रचलन में लेके आएंगे तो हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। हमारे किसानों के लिए पिछले 50 साल में जिस तरह से मशीनीकरण हुआ है, जिस तरह से आधुनिक तरीके हैं, आज ड्रोन का स्मार्ट एग्रीकल्चर का ज़माना है और मशीनों के द्वारा जो आसान किया जा रहा है खेती को, और खेती का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, किसानों की दशा बदली जा रही है। तो इस दिशा में कनाडा की जो टीम है हम उसका स्वागत करते हैं और कनाडा और हरियाणा और ख़ासकर जो सस्काचुन प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा मिलकर के काम करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी और हमारे किसानों की मेहनत दोनों मिलकर के मशीनों के द्वारा हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। बड़ी मंडियां हैं, हमने देखी हैं, पेरिस में है, स्पेन में है, हॉलैंड में है, और वहाँ उन मंडियों के अंदर बहुत बड़ा कारोबार होता है। हमारा लक्ष्य ये है कि गन्नौर की मंडी चालू करके प्रति वर्ष 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार करें। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का सारा बजट ही 2.25 लाख करोड़ का है। एक मंडी से अगर इतना ज़्यादा कारोबार होगा तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को फ़ायदा होगा और वहाँ पर पूरी जो सुविधाएं हैं विश्व स्तरीय, चाहे कोल्ड स्टोरेज की हो, पैक हाउस की हो, ग्रेडिंग की हो, सॉर्टिंग की हो, और विश्व स्तरीय जो प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा तो व्यापारी भी दुनिया भर के वहाँ आएंगे और जो एक अच्छा भाव है इस प्रोडक्ट का किसानों को वहाँ मिलेगा। तो ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी सर? आज ही मैं जाके इसका टेंडर का फैसला करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अगर फैसला आज हो जाता है तो 1 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा। किसानों को मशीनें प्रदान करने की हमारी नीति है भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की। जो मशीनें हम सर्टिफाई कर देते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी है और ये किसानों के हित में है, उनको हम अपने अप्रूव्ड लिस्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो किसान उसको खरीदता है उसको हम एक सर्टेन सब्सिडी देते हैं। ये हमारी विधि है। बहुत सारी मशीनें हमने
इसको कस्टम हायरिंग सेंटर को दी है, इंडिविजुअल किसानों को दी है, पराली प्रबंधन के लिए दी है। हजारों करोड़ रुपए की मशीन हम दे चुके हैं और कोई अच्छी मशीन आएगी उसको भी हम प्रमाणित करके सर्टिफाई करवा देंगे। इस मशीन पर भी सब्सिडी रहेगी? इसका अभी पहले इसके हम भारत सरकार से जो तौर तरीका है उससे इसको सर्टिफाई करवाएंगे, फिर उसके बाद। थैंक यू सर। थैंक यू। वहीं इस मौके पर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा और कनाडा मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए अनेक कदम उठा रही है। भारत के साथ कनाडा के मधुर संबंध है। भारत के साथ मिलकर सामाजिक सुरक्षा और कृषि पर काफी कार्य किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी भारत के किसानों के साथ कृषि संबंधित अनेक कार्य पूरे किए जाएंगे। कनाडा के स्कैचवन राज्य के प्रीमियर स्कॉट मोई ने कहा कि हम वर्षों से कृषि को जानते हैं और हमें कृषि से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कनाडा और भारत दोनों देश लगातार कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के किसानों को नई नई तकनीक से अवगत करवाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है और साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए नई नई तकनीकों को भी किसानों के साथ साझा किया जा रहा है। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक ले रुके हैं, जल्द लौटते हैं।